स्टूडेंट वेलकम टू यूट्यूब चैनल गणित वाणी। स्टूडेंट मैं आज आपको क्लास 10th का चैप्टर 10 वृत्त यानी सर्कल स्टार्ट कराने जा रही हूँ। स्टूडेंट ये चैप्टर आपने 9th में भी पढ़ा है, इसका फर्स्ट पार्ट। हम सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं ताकि हमें पिछली क्लास का जो है वो सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए और हमारे जो MCQ आने हैं वो ज़्यादातर हमारे इंट्रोडक्शन में आते हैं। तो आप इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझिएगा ताकि आपको पीछे का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट वृत्त जो है वो बेसिकली होता क्या है, जैसे ये सारे पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स का एक समूह है। ये सारे ये पॉइंट ही है ना, यहाँ 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 यहाँ, इन सारे पॉइंट से इन सारे पॉइंट की एक फिक्स बिंदु से मैं दूरी ले लूँ। ये फिक्स बिंदु है स्टूडेंट, मान लो मेरे पास इस फिक्स बिंदु से मैं इन सारे पॉइंट की दूरी ले लेती हूँ, तो ये क्या है पड़ी हमारे पास, इसकी त्रिज्या। तो वृत्त क्या है, बेसिकली इन सारे पॉइंट्स का क्या है, एक समूह है। तो आपको वृत्त की परिभाषा देनी हो तो आप क्या करोगे, एक तल पर स्थित उन सभी एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल पर एक स्थिर बिंदु से, स्थिर बिंदु मतलब फिक्स पॉइंट, ये स्टूडेंट फिक्स पॉइंट है, ये है स्टूडेंट फिक्स पॉइंट जिसे हम केंद्र कहते हैं। स्थिर बिंदु से स्थिर दूरी पर स्थित हो। देखिए ये एक फिक्स दूरी है सबकी, है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। ये जो स्थिर बिंदु है इसे स्टूडेंट क्या कहा जाता है, वृत्त का केंद्र। ज़्यादातर वृत्त के केंद्र जो है उसे मैं O से लिखूंगी, और ये जो स्थिर दूरी है स्टूडेंट, ये इसे हम कहेंगे त्रिज्या। क्या कहेंगे, त्रिज्या। इसको कहते हैं वृत्त की त्रिज्या। तो स्टूडेंट जैसे मैं मान लीजिए ये पॉइंट है एक, सपोज ये मैंने O ले लिया केंद्र, और ये मैंने P बिंदु एक ले लिया, तो यहाँ OP जो है स्टूडेंट ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या। अब वृत्त जो है स्टूडेंट वो कितने भागों में बटा हुआ है, कितने पॉइंट्स में, कितने भाग में जो है, पार्ट्स में ये बटा हुआ है जिस पर ये स्थित है, तो ये 3 भाग में बटा हुआ है। ये है वृत्त के अंदर का भाग जिसे आप अभ्यंतर कहेंगे। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इंट्रोडक्शन में। ये खुद वृत्त है स्टूडेंट, और ये जो सारा है ये है वृत्त का बाह्य भाग। तो आप क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट पे वृत्त की जो डेफिनेशंस हैं उसमें आप क्या लिख सकते हैं, एक वृत्त जिस तल पर है स्थित है उसे 3 भागों में बांटता है। तीन भागों में विभाजित करता है बड़ा। वो 3 भाग कौन कौन से हैं स्टूडेंट, मैं लिख रही हूँ। 3 भाग हैं वृत्त के स्टूडेंट। वृत्त के अंदर का भाग है जिसे हम अभ्यंतर कहेंगे, दूसरा भाग खुद वृत्त हो जाएगा, और तीसरा भाग जो होता है स्टूडेंट वृत्त का बाहर का भाग जिसे हम क्या कहते हैं, बहिः भाग कहते हैं। अब स्टूडेंट इसमें देखिए ये अभ्यंतर है, ये वृत्त है और ये बहिः भाग है। कोई आपसे पूछे वृत्तीय क्षेत्र क्या है, तो वृत्तीय क्षेत्र क्या होता है स्टूडेंट, अभ्यंतर और वृत्त जो मिलके हैं, मतलब हम बाहर के भाग को छोड़ दें, अभ्यंतर और वृत्त मिलकर जो है स्टूडेंट वो क्या बनाते हैं, वृत्तीय क्षेत्र। तो अगर मेरे को वृत्तीय क्षेत्र की परिभाषा लिखनी हो स्टूडेंट तो मैं कैसे लिखूंगी, हम लिखेंगे वृत्तीय क्षेत्र क्या है, वृत्त तथा इसका अभ्यंतर मिलकर वृत्तीय क्षेत्र बनाते हैं। वृत्त और इसका जो अभ्यंतर है वो मिलके क्या बनाते हैं, वृत्तीय क्षेत्र।
तो स्टूडेंट ये है वृत्त के भाग। अब आता है अगर हम कोई एक वृत्त खींचें और उस पर कोई और दो बिंदु ले लें। ये देखिए मान लीजिए मैंने एक छोटा सा वृत्त खींचा है, सर्कल है स्टूडेंट, तो मैं कोई दो बिंदु ले लेती हूँ P और Q, चाहे मैं कहीं से भी ले लूँ, ये ले लूँ, ये ले लूँ। तो ये जो दो बिंदु हैं, ये जो रेखाखंड है, ये क्या कहलाती है? वृत्त की जीवा। यदि एक वृत्त पर दो बिंदु P और Q लें तो रेखाखंड PQ जो है वो क्या कहलाती है? वृत्त की जीवा। अब इसमें स्टूडेंट इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है आपका? ये सारे मैं स्टार इसलिए कर रही हूँ, इनका मतलब है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। MCQ में ये 1 मार्क्स में पूछे जाएंगे। आपसे पूछा जाए वृत्त की सबसे लंबी जीवा कौन सी होती है? वृत्त की सबसे लंबी जीवा, तो स्टूडेंट वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है वृत्त का व्यास। ये है स्टूडेंट वृत्त का व्यास, ये वृत्त की सबसे लंबी जीवा है। यहाँ मान लो केंद्र है, ये वृत्त की त्रिज्या है, ये वृत्त की त्रिज्या है। 2 बार त्रिज्या होगी तो वृत्त का व्यास हो गया ना ये स्टूडेंट। तो जो हम क्या लिख सकते हैं? व्यास जो होता है वो क्या होता है? 2 गुना में त्रिज्या, मतलब व्यास जो है वो क्या है? त्रिज्या का दुगना। यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? त्रिज्या जो है वो क्या होती है? व्यास की आधी। त्रिज्या को हम क्या लिख सकते हैं? व्यास बटा 2। सबसे लंबी जीवा है व्यास, और व्यास त्रिज्या का क्या होता है? दुगना। या हम कह सकते हैं त्रिज्या जो है वो व्यास की क्या है? बड़ी आधी। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका स्टूडेंट, ये मान लो 2 बिंदु हैं, तो इन दोनों के बीच का जो भाग है वृत्त के वो कहलाती है वृत्त की चाप। ये बड़ी चाप है और ये छोटी चाप है। तो हमारी अगली जो डेफिनेशन है वो क्या है? वृत्त की चाप। आप चैप्टर शुरू करने से पहले सारी डेफिनेशंस अच्छे से क्लियर करिएगा ताकि आपको चैप्टर करने में कोई दिक्कत ना हो। चाप क्या होगी? 2 बिंदुओं के बीच के वृत्त के भाग को वृत्त की चाप कहते हैं। ये बड़ा भाग है स्टूडेंट, तो इसे मैं दीर्घ चाप कह दूंगी, बड़ा हिस्सा है। और ये छोटा हिस्सा है स्टूडेंट, तो मैं इसे क्या कह दूंगी? लघु चाप। ये सारे आपने 9th में पढ़े हुए हैं। अगली जो डेफिनेशन आती है स्टूडेंट वो है परिधि। संपूर्ण, पूरी वृत्त की जो लंबाई है, इसका जो पूरा माप है वो वृत्त की क्या कहलाएगी? परिधि। संपूर्ण वृत्त की लंबाई को वृत्त की परिधि कहते हैं। जैसे हमें कोई और फिगर मापना हो, हम उसका परिमाप निकालते हैं। परिमाप का मतलब बाहर का माप। वृत्त में हम परिधि कहते हैं कि इसकी बाहर की जो लंबाई है सारी की सारी, उसको हम क्या कहेंगे? उसकी परिधि। उसके बाद आता है स्टूडेंट वृत्तखंड। ये 1 मार्क्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। आप क्या कहोगे? जीवा तथा प्रत्येक चाप के मध्य क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। कैसे स्टूडेंट? मैं आपको अभी ये ड्रॉ करके दिखाती हूँ। जैसे मैंने ये ले लिया, ये मैंने एक वृत्त बना दिया। अब आपको इसका वृत्तखंड क्या होगा? जैसे मैंने ये एक जीवा बनाई है, PQ मान लो, ये जीवा है और ये क्या है? एक चाप है। तो जीवा और जो चाप के बीच का भाग होगा, याद रखना है आपको। वृत्तखंड किस किस के बीच का भाग है? जीवा प्लस चाप के बीच का मध्य क्षेत्र है ना। इसके बीच का जो ये भाग है
ये हमारे पास क्या कहलाएगा, वृत्तखंड। ये छोटा हिस्सा है तो ये लघु वृत्तखंड हो जाएगा, और ये स्टूडेंट बड़ा हिस्सा है, ये जीवा है, ये बड़ी चाप है ना, दीर्घ चाप है। ये लघु चाप थी तो लघु वृत्तखंड हो गया, ये दीर्घ चाप है तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, दीर्घ वृत्तखंड। नाम से ही पता चल रहा है वृत्त का खंड, वृत्त का भाग, लेकिन वृत्तखंड किस किस के बीच का भाग है, जीवा और चाप की। जीवा और चाप के बीच का जो हिस्सा होता है उसे वृत्तखंड कहते हैं। ये लघु चाप के बीच का है तो लघु वृत्तखंड हो गया, ये दीर्घ चाप का है तो दीर्घ वृत्तखंड हो गया। अगली डेफिनेशन है इसकी स्टूडेंट, ये स्टूडेंट वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है ना। अब मैं इसकी अगली डेफिनेशन लिख रही हूँ त्रिज्यखंड की। त्रिज्यखंड क्या होता है स्टूडेंट, जैसे वृत्तखंड जो था वो हमारे पास चाप और जीवा के बीच का हिस्सा था, त्रिज्यखंड जो होगा वो स्टूडेंट हमारे पास त्रिज्यखंड, नाम से ही पता चल रहा है कि वो किस किस के बीच का होगा, त्रिज्या का। तो आप क्या लिखाओगे, त्रिज्या एम चाप के बीच के क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। जैसे स्टूडेंट ये वृत्त है, मान लीजिए यहाँ से मैं एक त्रिज्या ले रही हूँ, यहाँ से मैं एक त्रिज्या ले रही हूँ। तो स्टूडेंट अब ये देखिए ये त्रिज्या है, OP या OQ जो है वो क्या है, त्रिज्या, और ये क्या है, चाप है। ये लघु चाप है ना स्टूडेंट, और ये त्रिज्या है। तो लघु चाप और ये त्रिज्या, तो ये लघु हिस्सा हो गया, तो ये मेरे पास जो होगा स्टूडेंट, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, लघु त्रिज्यखंड। क्या हो गया, ये मेरे पास लघु त्रिज्यखंड। ऐसे स्टूडेंट अगर कोई बड़े वाला पूछ ले आपके पास तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड। आपने कंफ्यूज नहीं होना वृत्तखंड और त्रिज्यखंड में। त्रिज्यखंड का मतलब त्रिज्या बीच में होगी, त्रिज्या और चाप का, और वो किस किस का था, जीवा और चाप का। जीवा और चाप है तो वृत्तखंड, त्रिज्या और चाप है तो आपके पास क्या हो जाएगा, त्रिज्याखंड हो जाएगा स्टूडेंट। अब मैं आपको इसकी नेक्स्ट जो है इसमें हम करेंगे वृत्त की स्पर्श रेखा, जो हमारी मेन है, अब 10.1 में यूज़ होनी है, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, आप इसे अच्छे से समझिएगा। हमारे पास वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है, तो स्टूडेंट मैं इसके लिए आपको 3 वृत्त ड्रा करती हूँ। ये देखिए स्टूडेंट, मैंने इसमें 3 वृत्त ड्रा करे हैं बड़े स्टूडेंट। अब इसमें मेरे पास रेखा जो होंगी वो कितने प्रकार के होंगे। ये स्टूडेंट मैंने एक रेखा PQ ड्रा करी है, यहाँ देखिए PQ खींची है। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट इस रेखा में और वृत्त में कोई बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है, ये कहीं पर भी आपस में काट नहीं रही है। तो इस तरह की जो रेखा होती है स्टूडेंट, ये जहाँ वृत्त को कोई भी बिंदु पे ना काटे, तो इस तरह की रेखा को स्टूडेंट कहा जाता है अप्रतिच्छेदी रेखा। क्या कहोगे स्टूडेंट आप, अप्रतिच्छेदी, क्योंकि ये वृत्त को कहीं काट नहीं है। का मतलब बिना, जो बिना प्रतिच्छेद करे हुए जाए, उस तरह की रेखा जो है स्टूडेंट वो क्या कहलाएगी, अप्रतिच्छेदी रेखा, क्योंकि ये वृत्त को कहीं पर भी काट नहीं रही है। आगे है स्टूडेंट, मान लीजिए ये मैंने ली PQ, या आप ये देखिए ध्यान से, ये वृत्त को 2 बिंदुओं पे काट रही है, A पर और मान लीजिए मैंने नाम दे दिया B पर। तो ये वृत्त को 2 बिंदुओं पर काट रही है स्टूडेंट। तो इस तरह की जो रेखा होती है स्टूडेंट उसको कहते हैं छेदक रेखा। क्या कहते हैं स्टूडेंट, छेदक रेखा, जो वृत्त को एक से ज़्यादा बिंदु पर काटती है, या ये कह लीजिए कि वृत्त और इसके बीच में 2 बिंदु उभयनिष्ठ हैं पड़े, तो उस तरह की रेखा जो होती है वो क्या कहलाती है, छेदक रेखा। अब मैं स्टूडेंट एक रेखा ये ड्रॉ कर रही हूँ। तो स्टूडेंट इसको ध्यान से देखिए आप, ये केवल वृत्त को एक और एक ही बिंदु पर काट रही है। ये देखिए
ये मान लीजिए ए बिंदु है, तो जो रेखा वृत्त को केवल एक और एक बिंदु पर काटती है या उनका उभयनिष्ठ बिंदु एक ही रहता है वो कहलाती है स्टूडेंट वृत्त की स्पर्श रेखा। तो यहाँ पर हमारे पास स्पर्श रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। हम इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे? वृत्त की स्पर्श रेखा के बारे में। इसकी डेफिनेशन क्या देंगे हम वृत्त की स्पर्श रेखा की स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट हम वृत्त की स्पर्श रेखा जो है उसकी परिभाषा क्या देंगे? वह रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। वह रेखा जो केवल वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे वो क्या कहलाएगी? वृत्त की स्पर्श रेखा। वृत्त के एक बिंदु से स्टूडेंट आप वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो? वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा होती है। एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक पर केवल एक स्पर्श रेखा होती है। और जो स्टूडेंट हमारे पास ये भाग होता है स्पर्श रेखा और वृत्त के जो उभयनिष्ठ बिंदु हैं, इसको हम क्या कहते हैं? वृत्त का स्पर्श बिंदु। जैसे देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या थी? वृत्त की स्पर्श रेखा थी, जहाँ हमें एक ही बिंदु पर टच करती थी, है ना। और ये क्या है? वृत्त का स्पर्श बिंदु। यहाँ पर ए क्या है? वृत्त का स्पर्श बिंदु। ये स्पर्श रेखा है, ये वृत्त है, ये इसको एक ही बिंदु पर टच कर रही है, तो यहाँ पर ए जो होगा स्टूडेंट वो क्या कहलाएगा? वृत्त का स्पर्श बिंदु। आपको ये याद रखना है, ये क्या कहलाएगा? वृत्त का स्पर्श बिंदु। ओके स्टूडेंट, तो ये है हमारे पास 10th चैप्टर की इंट्रोडक्शन। इसके साथ ही मैं आपको परमे 10.1 और ज़रूर कराऊंगी इसमें इंट्रोडक्शन में ही। स्टूडेंट हमारे पास परमे 10.1 जो है वो क्या है? मैथ में दी हुई है आपके, ये पेज नंबर 231 पे NCERT के मैथ में। हमें क्या सिद्ध करना है स्टूडेंट इसमें? वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। मुझे इस परमे में स्टूडेंट ये सिद्ध करना है, वृत्त के किसी बिंदु पर हम कोई स्पर्श रेखा खींचेंगे तो जो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या होगी उस पर ये क्या होगी? लंब होगी। तो स्टूडेंट बहुत इजी सा है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए। कैसे करेंगे हमको? मैंने ये स्टूडेंट एक वृत्त ले लिया है जिसका मैंने एक केंद्र ले लिया है O, है ना। अब मैंने इस पे एक त्रिज्या ली है OP। पहले मैं लिख लेती हूँ मैंने लिया क्या है, इसका हल जो है वो क्या है? केंद्र O वाला एक वृत्त दिया है स्टूडेंट हमें, और ये जो है स्टूडेंट ये कोई एक स्पर्श रेखा है यहाँ पर, है ना। ये मान लीजिए मैंने XY एक स्पर्श रेखा ली है और एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा XY दी है। ये O वृत्त का केंद्र है और ये क्या है? स्पर्श रेखा। क्योंकि स्पर्श रेखा एक ही बिंदु पर काटती है तो ये इसे किस बिंदु पर काट रही है? P पर। हमें क्या सिद्ध करना है? त्रिज्या पर स्पर्श रेखा लंब होती है।
तो ओपी जो है वो हमें लंब सिद्ध करना है स्टूडेंट किस पर, कैसे सिद्ध करेंगे स्टूडेंट, ये तो अब तक हमें दिया था, है ना, ये सारा पार्ट हमें क्या है दिया है परमे में। अब हमें बाकी क्या करना है, सिद्ध करना है कि ओपी जो है वो लंब है किस पे, एक्स वाई पे। कोई भी परमे हो स्टूडेंट, सबसे पहले आप दिया है लिखते हैं, फिर आप क्या लिखते हैं, सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है स्टूडेंट, आपको सिद्ध क्या करना है, ओपी जो है वो एक्स वाई पर लंब है। आप क्या करिए स्टूडेंट, पर के लिए एक बिंदु क्यू और ले लीजिए यहाँ पर, और क्यू को मैंने मिलाया। क्यू जो है स्टूडेंट वो आप वृत्त के बाहर ही लेना, वृत्त के अंदर नहीं ले सकते। उसकी वजह है, अगर मान लीजिए आपने क्यू यहाँ ले लिया, है ना, यहाँ ले लिया, वृत्त के अंदर ले लिया, तो ये इसको दो भागों में मिल जाएगा। और जो दो भागों पे मिले, मैंने आपको पीछे बताया, वो छेदक रेखा होती है, स्पर्श रेखा नहीं होती। स्पर्श रेखा जो होती है वो हमेशा एक ही भाग पर मिलती है, इसलिए हमें क्यू जो है वो क्या लेना है, वृत्त के बाहर लेना है। आपने क्या करा, एक्स वाई पर पी के अतिरिक्त एक बिंदु क्यू लिया, और फिर आपने क्या करा है, ओ क्यू को मिलाया। मैं फिर से कह रही हूँ, क्यू जो है वो आप वृत्त के बाहर लोगे, अंदर नहीं लोगे, नहीं तो वो छेदक रेखा बन जाएगी और हमें स्पर्श रेखा बनानी है बड़ी। अब स्टूडेंट हमने क्या करा है बड़ी, अब ओ क्यू जो है वो क्या है बड़ी, आपके पास ओपी वृत्त की त्रिज्या है, और ओ क्यू जो है वो बड़ी है बड़ी, ओपी से दिख रहा है आपको यहाँ लंबाई में साफ साफ पड़ा, ओ क्यू त्रिज्या ओपी से बड़ी है। मतलब ओ क्यू जो है वो बड़ी है ओपी। अब मैं स्टूडेंट कोई भी बिंदु बाहर ले लूँ, ओपी जो होगी वो दूरी सबसे कम रहेगी, न्यूनतम दूरी रहेगी, क्योंकि बाकी जो दूरी आएंगी वो वृत्त के बाहर होंगी, और वो सारी दूरी जो होंगी वो हमेशा ओपी से क्या होंगी, बड़ी होंगी। मतलब ओपी बिंदु ओ से एक्स वाई के अन्य बिंदुओं की न्यूनतम दूरी है, मतलब कम से कम दूरी है बड़ी, क्योंकि बाकी जो दूरी होंगी वो हमेशा ओपी से क्या होंगी, बड़ी होंगी, क्योंकि वो वृत्त के क्या होंगी, बाहर होंगी। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ओ पी जो है वो क्या है, एक्स वाई पर लंब है। क्योंकि लंब क्या होगा, जब सबसे कम दूरी पर होगा तो यही लंब होगा, और दूरी तो होंगी वो तो लंब हो नहीं सकती, क्योंकि वो वृत्त के बाहर हो जाएंगी। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, ओपी जो है वो एक्स वाई पर क्या है, लंब है। तो स्टूडेंट ये थी हमारे पास परमे 10.1। इसकी इंट्रोडक्शन को और इस परमे को स्टूडेंट आप अच्छे से करिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। और हमारा चैनल जो है गणितवाणी, इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचाने की करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू स्टूडेंट।